चैप्टर 7 ट्रीटमेंट फॉर रिचुअलाइजेज रिचुअल्स करने वाले ओसीडी के लिए इंटेंसिव ट्रीटमेंट। अब किताब पार्ट 3 द इंटेंसिव 3 वीक प्रोग्राम में प्रवेश करती है। ये चैप्टर उन लोगों के लिए है जिनके ओसीडी में कंपल्शंस रिचुअल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किताब इसे एक अधिक इंटेंसिव कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रीटमेंट प्रोग्राम के रूप में प्रस्तुत करती है। ग्रेटर दैन महत्वपूर्ण। नीचे मैं किताब का वर्णन सार दे रहा हूं। किताब में दिए गए कुछ एक्सपोजर एग्जाम्पल्स बहुत इंटेंस है। उन्हें अपने आप करने के बजाय ओसीडी स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट के साथ करना अधिक सुरक्षित है। 1. इंटेंसिव प्रोग्राम की जरूरत कब पड़ती है? किताब पहले कहती है कि इनिशियल सेल्फ हेल्प प्रोग्राम की टेक्निक्स को आजमाना चाहिए, लेकिन यदि व्यक्ति दिन में 2 घंटे से ज्यादा रिचुअलाइजिंग कर रहा है या इनिशियल सेल्फ हेल्प प्रोग्राम के बाद भी थॉट्स एक्शंस पर पर्याप्त कंट्रोल नहीं आया, तो किताब के अनुसार पार्ट 3 के इंटेंसिव प्रोग्राम की ओर बढ़ा जा सकता है। ये प्रोग्राम केवल थेरेपिस्ट के सामने अपनी प्रॉब्लम्स बताने पर आधारित नहीं है। इसका जोर है स्किल सीखना, जोर उन्हें लगातार प्रैक्टिस करना। 2. इस ट्रीटमेंट के 3 मुख्य पिलर्स। किताब 3 मुख्य कंपोनेंट्स बताती है। 1. एक्सपोजर, जिस सिचुएशन से एंग्जाइटी ऑब्सेशन पैदा होती है उसका सामना करना। 2. इमेजरी प्रैक्टिस, जिस कैटास्ट्रोफी का डर है उसे इमेजिनेशन में विविडली एक्सपीरियंस करना। 3. रिचुअल प्रिवेंशन, उस एक्सपोजर या थॉट के बाद कंपल्शन न करना। इन तीनों के परिणामस्वरूप किताब जिस प्रोसेस की बात करती है उसे कहते हैं हैबिचुएशन, यानी रिपीटेड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के साथ फियर डिस्ट्रेस का धीरे धीरे कम होना। 3. केवल एक्सपोजर पर्याप्त नहीं है। ये चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। मान लीजिए किसी वॉशर को कंटामिनेशन का डर है, वो कंटामिनेटेड चीज को टच करता है लेकिन तुरंत जाकर हाथ धो लेता है, तो उसके दिमाग को क्या सीख मिली? हाँ, कंटामिनेशन खतरनाक थी, अच्छा हुआ मैंने वॉशिंग की। इसलिए किताब कहती है एक्सपोजर के साथ रिचुअल प्रिवेंशन जरूरी है, यानी कंटामिनेशन का सामना करो, वॉशिंग मत करो। इसी तरह चेकर डॉ को एक बार चेक करो या बिल्कुल चेक मत करो, वापस जाकर चेकिंग मत करो। 4. ओसीडी की 3 नेगेटिव बिलीफ्स। किताब बताती है कि कंपल्शंस 3 मुख्य बिलीफ्स को मजबूत करते रहते हैं। बिलीफ 1, अगर मैं इस डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन से नहीं बचा तो मेरी एंग्जाइटी हमेशा बनी रहेगी। बिलीफ 2, रिचुअल करने से मैं खुद और दूसरों को सेफ रखता हूं। बिलीफ 3, अगर मैंने रिचुअल नहीं किया तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, पागल हो जाऊंगा। ट्रीटमेंट का उद्देश्य इन बिलीफ्स को एक्सपीरियंस के द्वारा चैलेंज करना है। 5. पहली नेगेटिव बिलीफ को कैसे चुनौती मिलती है? मान लीजिए आपको किसी सिचुएशन से बहुत एंग्जाइटी होती है। आप सोचते हैं अगर मैं यहां रहा तो एंग्जाइटी खत्म ही नहीं होगी। एक्सपोजर में आप उसी सिचुएशन में रहते हैं। शुरुआत में एंग्जाइटी बढ़ सकती है, फिर कुछ समय बाद वो कम होने लगती है। किताब इसे हैबिचुएशन कहती है। इससे नया अनुभव मिलता है। एंग्जाइटी हमेशा नहीं रहती, अगर मैं उसे बिना रिचुअल के रहने दूं तो वो कम हो सकती है। 6. दूसरी नेगेटिव बिलीफ, रिचुअल मुझे सेफ रखता है। चेकर सोच सकता है घर नहीं जला क्योंकि मैंने स्टोव को 10 बार चेक किया। वॉशर सोच सकता है मैं बीमार नहीं हुआ क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह हाथ धोए। इससे रिचुअल सही साबित होता रहता है। एक्सपोजर जोड़ रिचुअल प्रिवेंशन व्यक्ति को एक नया अनुभव देता है। मैंने प्रोटेक्शन रिचुअल नहीं किया और फिर भी फियर्ड कैटास्ट्रोफी नहीं हुआ। किताब रिचर्ड का उदाहरण देती है जिसने आई एम अ फ्रॉड लिखकर चेक साइन किए और फिर उन्हें थेरेपिस्ट को दे दिया। इस तरह उसे अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ा कि उन चेक्स के साथ क्या होगा। 7. तीसरी नेगेटिव बिलीफ, मैं रिचुअल के बिना टूट जाऊंगा। कुछ लोगों को लगता है अगर मैंने रिचुअल नहीं किया तो मैं इस एंग्जाइटी को सह नहीं पाऊंगा या मैं पागल हो जाऊंगा। किताब जेरल्डीन का उदाहरण देती है। वो कंटामिनेशन के संपर्क में रहने के दौरान बहुत एंग्शियस हुई, लेकिन उसने वॉशिंग नहीं की। धीरे धीरे एंग्जाइटी कम हुई और उसने अनुभव किया कि मैं रिचुअल के बिना भी इस डिस्ट्रेस को सह सकती हूँ। 8. इंटेंसिव 3 वीक प्रोग्राम कैसे चलता है? किताब जिस क्लिनिकल प्रोग्राम का वर्णन करती है उसमें 3 सप्ताह 15 एक्सपोजर सेशंस, प्रत्येक लगभग 2 घंटे और रोज 2-4 घंटे होमवर्क होता है।
ट्रीटमेंट आमतौर पर इमेजरी प्रैक्टिस से शुरू किया जाता है। इसके बाद रियल लाइफ एक्सपोजर आता है और पूरे प्रोग्राम के दौरान रिचुअल प्रिवेंशन चलता रहता है। 9. एक्सपोजर बहुत आसान से शुरू नहीं किया जाता। किताब के अनुसार एक्सपोजर बहुत आसान सिचुएशन से शुरू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति को करज और फियर टॉलरेंस का पर्याप्त अनुभव नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन से भी शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रेस इतना अधिक हो सकता है कि व्यक्ति सीखने के बजाय केवल ओवरवेल्म्ड हो जाए। इसलिए शुरुआत लगभग मॉडरेट डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन से की जाती है और फिर धीरे धीरे कठिन सिचुएशंस की ओर बढ़ा जाता है। 10. वॉशेस के लिए ट्रीटमेंट। अब किताब 3 वॉश केसेस देती है। सबसे पहले फिल, उसका कंटामिनेशन फियर बॉडीली सिक्रीशन से जुड़ा था। उसकी हायरार्की कुछ इस तरह थी: डोरनॉब 55, न्यूज़पेपर 65, स्वेटी शर्ट 75, पब्लिक टॉयलेट सीट 85, यूरिन फीसीज कंटामिनेशन 100। ट्रीटमेंट 55 लेवल सिचुएशन से शुरू हुआ। वो डोरनॉब्स को टच करता रहा और वॉशिंग नहीं करता। फिर धीरे धीरे ज्यादा डिफिकल्ट कंटामिनेशन सिचुएशंस की ओर बढ़ा गया। 11. फिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। जैसे जैसे एक्सपोजर आगे बढ़ा, डोरनॉब, स्वेट, टॉयलेट, यूरिन, फीसीज, उसकी डिस्ट्रेस धीरे धीरे कम होती गई। साथ में उसने इमेजरी प्रैक्टिस भी की। वो अपने फियर्ड कॉन्सिक्वेंसेस की डिटेल्ड स्टोरीज बनाकर उन्हें ऑडियो रिकॉर्डिंग में सुनता था। और सबसे महत्वपूर्ण, वॉशिंग को रोकना ट्रीटमेंट का लगातार हिस्सा रहा। किताब उसके ट्रीटमेंट में हैंड वॉशिंग और शावरिंग को निर्धारित सीमाओं में लाने का उदाहरण देती है। 4 साल बाद किताब के अनुसार फिल प्रैक्टिकली सिम्टम फ्री था और कभी कभार आने वाली एक्स्ट्रा वॉशिंग अर्ज को रेजिस्ट कर पाता था। 12. जेरल्डीन का ट्रीटमेंट। जेरल्डीन के केस में कंटामिनेशन का संबंध इलनेस से नहीं बल्कि उसकी मां के कांटेक्ट से था। उसकी हायरार्की में लोकल न्यूज़पेपर 40, मेल 50, मनी 60, हस्बैंड्स वर्क क्लोथ्स 70, मदर्स क्लोथ्स 90, मदर का टच 100। पहले उसने इमेजिनेशन में कंटामिनेशन सीन्स किए, फिर न्यूज़पेपर को टच किया, फिर उसे अपने क्लोथ्स और फेस से कांटेक्ट कराया गया। बाद में वही न्यूज़पेपर घर ले जाकर घर की चीजों के साथ कांटेक्ट कराया गया। धीरे धीरे ट्रीटमेंट उसकी मदर के क्लोथ्स और अंततः मदर के डायरेक्ट कांटेक्ट तक पहुंचा। 3 सप्ताह के अंत में किताब के अनुसार उसे अपनी मां के आसपास कंटामिनेशन डिस्ट्रेस नहीं रहा। 13. सूजन, सबसे बड़े डर तक पहुंचना जरूरी। सूजन को अपने होम टाउन से कंटामिनेशन का डर था। उसके पहले ट्रीटमेंट में उसने कुछ कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स का सामना किया था, लेकिन सबसे बड़े फियर्ड सिचुएशंस, होम टाउन और उससे जुड़े लोगों का सामना नहीं किया था। बाद में सिम्टम्स वापस आए। दूसरे ट्रीटमेंट में उसे उन्हीं सबसे फियर्ड सिचुएशंस का सामना कराया गया। होम टाउन की चीजें, मदर के क्लोथ्स, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, होम टाउन की सीरियल और अंततः वास्तविक होम टाउन। किताब का निष्कर्ष: केवल कुछ आसान फियर्स को कन्फ्रंट करना पर्याप्त नहीं हो सकता। कंप्लीट रिकवरी के लिए व्यक्ति को अपनी प्रमुख फियर्ड सिचुएशंस की ओर भी धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 14. चेकर्स और रिपीटर्स का ट्रीटमेंट अलग क्यों है? वॉशेस के लिए एक्सटर्नल कंटामिनेशन आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन चेकर, रिपीटर के लिए प्रॉब्लम अधिक कॉम्प्लेक्स है। कई बार कोई स्पष्ट एक्सटर्नल ट्रिगर नहीं होता, फियर मुख्यतः इमेजिनेशन में होता है, और समान सिचुएशन में भी कभी अर्ज आती है, कभी नहीं। इसलिए इनके ट्रीटमेंट में इमेजरी प्रैक्टिस और रिचुअल प्रिवेंशन का महत्व अधिक होता है। 15. डेविड, एक चेकर। डेविड को डर था कि वह बग्स को मार देगा, पेडेस्ट्रियन को एक्सीडेंटली हिट कर देगा, अपनी छोटी बेटी को गिराकर उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। उसकी हायरार्की में सबसे कम डिस्ट्रेसिंग फियर से शुरुआत हुई। पहले उसने बग्स को एक्सीडेंटली मारने की इमेजरी की, फिर पेडेस्ट्रियन एक्सीडेंट की डिटेल्ड इमेजरी, और अंत में अपनी बेटी को एक्सीडेंटली गिराने की सबसे फ्राइटनिंग इमेजरी। साथ साथ रियल लाइफ चेकिंग प्रिवेंशन भी हुआ। टॉयलेट फ्लश करना बिना बग्स चेक किए, डोर्स, विंडोज चेक किए बिना सोना, ओवन ऑन करने के बाद किचन से निकलना। ड्राइविंग में भी उसने चेकिंग रोकने का अभ्यास किया। ट्रीटमेंट के 3 साल बाद उसकी चेकिंग लगभग 5-10 मिनट प्रतिदिन रह गई थी और वह इसे एक्सेसिव नहीं मानता था।
16. माइक चेकिंग का एक और उदाहरण। माइक का चेकिंग रिचुअल इतना बढ़ गया था कि घर छोड़ने से पहले लगभग आधा घंटा और कार छोड़ने में लगभग 20 मिनट लगते थे। उसकी हायरार्की, लाइट्स चेक किए बिना घर छोड़ना 40, कार को 5 मिनट बिना चेक किए छोड़ना 55, स्टोव अप्लायंसेस चेक किए बिना किचन छोड़ना 65, दूर केवल 1-2 बार चेक करके काम पर जाना 85, कार को पूरे दिन केवल एक बार चेक करके छोड़ना 95-100, ट्रीटमेंट में उसे धीरे धीरे एक बार चेक छोड़ देना और फिर बिना चेक किए छोड़ना सिखाया गया। साथ ही उसने उन कैटास्ट्रफीज की इमेजरी की जिन्हें वह रोकने के लिए चेकिंग करता था। 5 साल बाद किताब के अनुसार उसके अधिकांश ऑब्सेशंस और रिचुअल्स समाप्त हो चुके थे। 17. रिपीटर्स। नैन्सी दिन में सैकड़ों बार ड्रेस और अनड्रेस करती थी क्योंकि उसे लगता था कि इससे परिवार को एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन मिलेगी। ट्रीटमेंट में थेरेपिस्ट ने उसे वही फ्राइटनिंग थॉट डिलिबरेटली सोचने दिया, अगर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया तो, और उसे ये कल्पना करने दी कि शायद यह मेरी गलती है क्योंकि मैंने रिचुअल नहीं किया। लेकिन उसी समय उसे ड्रेस अनड्रेस रिचुअल करने से रोका गया। रिपीटेड एक्सपोजर के बाद वह अपने परिवार से जुड़े एक्सीडेंट थॉट्स को रिचुअल किए बिना टॉलरेट कर सकी। 18. हॉर्डर्स और ऑर्डरर्स। इन लोगों को कई बार अपने रिचुअल्स उतने प्रॉब्लमैटिक नहीं लगते जितने परिवार को लगते हैं। ऑर्डर, चीजें अपनी जगह पर होनी चाहिए। हॉर्डर, ये चीज भविष्य में काम आ सकती है। ट्रीटमेंट में फियर्ड सिचुएशन को कन्फ्रंट करना और रिचुअल प्रिवेंशन करना मुख्य रहता है। 19. डॉनर, होर्डिंग जोड़ ऑर्डरिंग। डॉनर का घर जानबूझकर बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड किया गया ताकि वह डिसऑर्डर को टॉलरेट करना सीख सके। 3 सप्ताह बाद क्लटर और डिसऑर्डर से उसकी डिस्ट्रेस काफी कम हो गई। फिर होर्डिंग पर काम किया गया। उसने थेरेपिस्ट की मदद से पुरानी कलेक्शंस को फेंकना शुरू किया। पहले कम इंपॉर्टेंट चीजें, फिर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स। धीरे धीरे उसने ये स्वीकार करना सीखा, हो सकता है भविष्य में मुझे किसी वस्तु की जरूरत पड़े, लेकिन मैं इस अनसर्टेनिटी को टॉलरेट कर सकती हूँ। 20. थिंकिंग रिचुअलाइजेज। अब किताब मेंटल कंपल्शंस की बात करती है। यहां समस्या यह है कि आप फॉसेट से दूर रह सकते हैं, लेकिन अपने दिमाग से उतनी आसानी से दूर नहीं जा सकते। वॉशिंग रोकना रिलेटिवली ऑब्जर्वेबल है, लेकिन प्रेइंग, रिपीटिंग वर्ड्स या नंबर्स जैसे मेंटल रिचुअल्स कभी कभी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाते हैं। किताब बॉब का उदाहरण देती है। जब उसे पता चलता कि वो कंपल्सिवली प्रेयर कर रहा है, तो थेरेपिस्ट उसे डिलिबरेटली एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन याद करने को कहता। फिर उसे रीएश्योरेंस, प्रेयर करने के बजाय एक एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स रखना था। हाँ, मैंने किसी को हर्ट किया हो सकता है और मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्वीकार करने होंगे। इस तरह वो डिस्ट्रेस को प्रेयर से न्यूट्रलाइज करने के बजाय डिस्ट्रेस के साथ रहने का अभ्यास करता था। किताब राइटिंग और वोकलाइजिंग प्रैक्टिस को भी मेंटल रिचुअल्स को इंटरप्ट करने के एक तरीके के रूप में बताती है। चैप्टर 7 का पूरा ट्रीटमेंट मॉडल किताब के अनुसार रिचुअलाइजर्स के इंटेंसिव ट्रीटमेंट को इस तरह समझा जा सकता है। फियर, ट्रिगर एक्सपोजर, उसका सामना करो। एंग्जाइटी जोड़ अर्ज, उसे महसूस करो। इमेजरी प्रैक्टिस, जरूरत होने पर फियर्ड कॉन्सिक्वेंस को इमेजिनेशन में कन्फ्रंट करो। रिचुअल प्रिवेंशन, कंपल्शन मत करो। हैबिचुएशन, समय और रिपीटेड प्रैक्टिस के साथ डिस्ट्रेस कम होना। न्यू लर्निंग, मुझे एंग्जाइटी से बचाने के लिए रिचुअल जरूरी नहीं। चैप्टर 7 की सबसे महत्वपूर्ण सीख इस पूरे चैप्टर का केंद्रीय संदेश है। एक्सपोजर अकेला ट्रीटमेंट नहीं है। असल थेरेप्यूटिक लर्निंग तब आती है जब जिस चीज से डर लगता है उसका सामना किया जाए, एंग्जाइटी को महसूस किया जाए और उस एंग्जाइटी को खत्म करने वाला कंपल्सिव रिचुअल न किया जाए। इसीलिए किताब बार बार इन 3 चीजों को साथ रखती है। एक्सपोजर जोड़ इमेजरी प्रैक्टिस जोड़ रिचुअल प्रिवेंशन। और अगले चैप्टर 8 योर 3 वीक सेल्फ हेल्प प्रोग्राम में किताब इसी फ्रेमवर्क को लेकर एक व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत 3 सप्ताह का प्रोग्राम बनाने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया देती है। किसी पर्टिकुलर OCD पैटर्न के लिए हायरार्की कैसे बनानी है, डेली प्रैक्टिस कैसे रखनी है, सेटबैक्स आने पर क्या करना है और प्रोग्राम खत्म होने के बाद गेन्स कैसे बनाए रखने हैं।